वालेकुम जी, सीधी बात में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं बीनर सलीम और आज शो में मेरा साथ दे रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्जियाकार हैं, सलमान गनी साहब, दुनिया ग्रुप से वाबस्ता हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको खुशामदीद कहती हूं आज के शो में। आप लोग भी इस शो का हिस्सा बन सकते हैं, उसकी डिटेल्स अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और करंट इशू के हिसाब से ही बात कर सकते हैं। आगाज करते हैं सलमान गनी साहब, अगर ये कहा जाए कि भूख और गुर्बत रिश्तों का मुकद्दस भुला देती है तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि जो स्टोरी आज सामने आई है वो बिल्कुल इसके ऊपर 100% करेक्ट उतरती है। आप जानते हैं कि ईद की आमद है, बिल्कुल लास्ट वीक चल रहा है, वीकेंड के ऊपर ईद आ जाएगी। हर घर में, हर जगह पे, यहाँ तक कि न्यूज चैनल्स के अंदर भी हम देखते हैं कि पैकेजेस चल रहे हैं ईद की तैयारियों के हवाले से, और ईद बच्चों के लिए ही स्पेशल होती है। नए कपड़े मिलते हैं, नए नोट मिलते हैं, ईदी मिलती है। इसी तरह गुजरावाला में एक फैमिली, उसके दो छोटे छोटे बच्चे 7 और 8 साल के, वो जिद करते हैं अपने बाप से, कहते हैं कि उनको ईद के कपड़े दिला के दे। मामला तूल पकड़ता है, बाप की जो वो आपे से बाहर हो जाता है, बर्दाश्त जवाब दे देती है और सिर्फ महज ईद के कपड़े मांगने पर वो बच्चों को गाड़ी के आगे फेंक देता है, जिसके नतीजे में बच्चे जख्मी हो जाते हैं। टांग एक बच्चे की टूट जाती है। सरकारी हॉस्पिटल में इस वक्त वो मौजूद हैं और उनका इलाज चल रहा है। ये है ईद की तैयारी उस फैमिली की और तमाम उन फैमिलीज की जिनके घर में पैसे नहीं है, जिनके घर में खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है। ये है वहां पर समा ईद के हवाले से। देखिए बिनश, ये इंसानी नोहा है और हज़रत अली का एक कौल है कि अगर मुझे गुर्बत कहीं मिल जाए तो इसे मैं कत्ल कर दूं, चूँकि ये लोगों से बहुत कुछ करवा देती है। और बात यह है कि ये सारी सूरत क्यों है, ये जो रमज़ान का महीना है ये एसार का महीना है, कुर्बानी का महीना है। मैं समझता हूँ कि हम हुकूमतों को कोसते हैं कि हमारे मुआशरे की भी कुछ जिम्मेदारी हैं कि ये सारी सूरत क्यों तारी हुई कि माँ बाप के लिए बच्चों से ज़्यादा अजीज़ कोई चीज़ नहीं होती। और जब कोई बाप अपने बच्चों को किसी गाड़ी के आगे ला के फेंकता है तो यहाँ से आप उसकी ज़हनी हालत का अंदाज़ा लगाएं। मैं तो ये देखता हूँ कि लाहौर के एक चौक में, एक पोश इलाके के चौक में, एक माँ 3 बच्चों को लेके बैठी है और मैं महीनों से देख रहा हूँ कि उसके गलों में उसने कतबे डाले हुए फॉर सेल। और आपका सिस्टम कहीं नज़र नहीं आ रहा, आपका मुआशरा कहीं नज़र नहीं आ रहा, आपकी हुकूमतें कहीं नज़र नहीं आ रही। मैं समझता हूँ कि ये जो गुर्बत है ये चैलेंज है आपकी हुकूमतों के लिए और लम्हा फिक्री है अवाम के लिए। मैं समझता हूँ कि जब तक, अब देखें, हुकूमत से मायूसी की एक कैफियत है, लेकिन लोगों को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है। और ख़ास तौर पे रमज़ान मुबारक के महीने में कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा खैरात करो कि आपको 70 गुना ज़्यादा मिलेगा। और ये बाप क्यों मजबूर हुआ? मैं समझता हूँ कि जहाँ पर उसने बच्चों को ला के एक गाड़ी के आगे फेंक दिया है, वहाँ पर आपके मुआशरे के लिए भी लम्हा फिक्रिया है कि वो यहाँ पर क्यों मजबूर हुआ। और जवाबदेह आप और मैं भी हैं कि बात यह कि गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है और एक तरफ आप देखें कि अमारत है कि वो बढ़ती चली जा रही है, दूसरी तरफ गुर्बत है कि दोनों तरफ से इजाफा हो रहा है। लेकिन कोई भी इस हवाले से आपको जवाब दे नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि ये वाकया जो है ये हमारे पूरे मुआशरे के लिए एक चैलेंज की हैसियत रखता है, हमें खुद इसका जवाब देना चाहिए। ये आपने बिल्कुल बजा फरमाया। यहाँ पर बिल्कुल मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि गुर्बत और जो महंगाई है ना, ये दोनों चीजें मुझे खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही। गरीब खत्म होता हुआ मुझे जरूर नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से हम सबको बीइंग अ मीडिया पर्सन सिंपलिसिटी को प्रमोट करना चाहिए। सिंपल कपड़े पहने, ये जो लैविश किस्म की ईद की ट्रांसमिशंस हो रही होती हैं या लैविश किस्म की अफ्तार और रमजान की ट्रांसमिशंस हो रही होती हैं, इसके ऊपर भी हमें फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि लोग मीडिया को फॉलो करते हैं। इसमें जरूर, वो आज ही मैं किसी जगह पढ़ रहा था, एक शेर के अमीर शहर को खबर नहीं होती कि ईद क्यों घर घर नहीं होती। बात ये इसी तरह के घराने हैं कि वो फिर मजबूर होकर अपने बच्चों को लाके कोई फॉर सेल का कतबा उसके गले में लटका देता है और कोई लाके गाड़ी के आगे फेंक देता है। मैं समझता हूँ कि ये हमारे मुआशरे के लिए लम्हा फिक्रिया है। क्या हमारा मुआशरा जिंदा मुआशरा है? सबको इस पर सोचना चाहिए। खैर जी, ये जो एक अहम टॉपिक है ये तो लम्हा फिक्रिया है ही, और अल्लाह करे कि हमें आगे मजीद ऐसी स्टोरीज ना उठानी पड़े। लेकिन चलें, इस दुआ, इस उम्मीद के साथ कि जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन हो। एक और भी ऐसा मामला है जो कि वाकई लम्हा फिक्रिया है, इसलिए क्योंकि जब मसला आता है सिस्टम में, मैं बिजली के हवाले से बात कर रही हूँ और मैं कराची के हवाले से बात कर रही हूँ, हफ्ता 1 और ब्लैकआउट 4, मतलब एक दफा ब्लैकआउट हुआ, कंट्रोल कर लें, दूसरी दफा ब्लैकआउट हुआ, ये वो लग रहा था कि हम किसी जंग के दौर में हैं। कराची जो कि आपका कमर्शियल हब है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, पूरा पाकिस्तान उससे चलता है, पूरा रेवेन्यू आपका वहां से जनरेट होता है, इनसे यही संभाला नहीं जा रहा। भत्ताखोरी, बेअमनी, हीट स्ट्रोक, अगर इन तमाम चीजों से लोग बच जाएं
तो वो आज आके ब्लैकआउट के हाथों जो है ना इतने मजबूर हो जाते हैं कि सड़कों पर आ जाते हैं, क्या सहर और क्या अफ्तार, बस पहुंचने उनके शुरू हो जाते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, आपको याद होगा कि रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि सहरी और अफ्तारी के वक्त किसी कीमत पर भी लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। इस दफ़ा ख़ास तौर पे कराची टारगेट हुआ है। देखें, असल बात ये, एक तो होता है जवाबदेही, एक होता है जिम्मेदारी का एहसास। क्या वहाँ पर किसी ने ये जिम्मेदारी ली है कि ये सारी कैफियत वहाँ पर क्यों तारी हुई? और वो जो कंपनी के इलेक्ट्रिक जो है, वो कंपनी उनके साथ मुआहदा किया था, उन्होंने आज तक कराची को दिया क्या है? और मैं समझता हूँ कि सारी बदनामी उन्होंने सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट को दी है। और मुआहदा करने वाले कौन थे? मेरा ख्याल उनसे ज़रूर पूछना चाहिए। और ये वो कंपनी है जिसने बिजली की पैदावार में इजाफा करना था, ये जो लाइन लॉसेज हो रहे थे उनका सदेबाप करना था, लेकिन उन्होंने आज तक क्या किया है? मैं समझता हूँ कि उनका तर्जमान आके जिस तरह के वो ऐलानात कर रहा है, जिस तरह की वजाहतें दे रहा है, कोई उनमें जान नहीं है। लेकिन उनसे जवाबदेही जरूर होनी चाहिए। देखें, ये कर्ब और ये परेशानी, सलमान साहब, मैं यही तो बात कह रहा हूँ कि जब जवाबदेही का एहसास ही नहीं है, आज तक पाकिस्तान के हालात इस नैज पे बिनिश इसलिए पहुंचे हैं कि कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, और जब जिम्मेदारी नहीं ली जाती तो फिर अनारकी की कैफियत तारी होती है। दूसरी बात आपने कराची के हवाले से कही है। देखें, कराची रसूल बलाद कराची है, कराची रोशनियों का शहर कहलाता था, आज वो अंधेरों में डूबा हुआ है। तो कोई तो ऐसी बात ज़रूर है कि जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। मैं समझता हूँ कि जो एक तो कंपनी के जिम्मेदारान से पूछना चाहिए, एक मुआहदा करने वालों से पूछना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि जब आप मुआहदा करते हैं उन मुआहदों की शिकों पर अमल दरामद क्यों नहीं होता? और बिनश जब शराइत पे अमल दरामद नहीं होता तो फिर बीच में करप्शन और कमीशन होता है, इसलिए जो है हुक्मरान भी खामोशी साधे रखते हैं। मैं समझता हूँ कि कराची के अंदर अगर आप अमन कायम नहीं कर पाएंगे तो पाकिस्तान के अंदर भी अमन नहीं होगा। चलिए जी, एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन उससे पहले जरा आवाम को शामिल कर लेते हैं, खासतौर पे कराची के हवाले से बात करते हैं, जहां पर हफ्ता एक लेकिन ब्लैकआउट 4-4 और अभी भी इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं रहा। और जो बयानात सामने आते हैं वो वेरी सॉरी टू से वो इतने फनी होते हैं कि उन पे हंसी निकल जाती है खुद ब खुद कि जी नमी का तनासुब ज्यादा हो गया, हीट स्ट्रोक था, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ी, शायद इस वजह से हो गया, लाइनें ट्रिप कर गई, व्हाटसोएवर जो उनकी लॉजिक है, बारिश हो गई, इसलिए ये तो होता रहता है। तो क्या पाकिस्तान, क्या कराची ऐसे ही चलेगा? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं खान अब्बासी बोल रहा हूँ भावलपुर से। जी फरमाइए। ऐसे है कि देखो जी, जो कराची के हालात की आप बात करते हैं ना, तो उसमें यह है कि हमारे वजीर आजम साहब, हमारी हुकूमत और हमारे जनरल साहब, इन्होंने काफी कार्रवाइयां की हैं और अच्छी कार्रवाइयां की हैं। उसमें जो भी जिम्मेदार लोग थे, जो भी करप्ट लोग थे, उनको उन्होंने माफ नहीं किया, चाहे वो जिस पार्टी से भी थे। तो इसमें चाहिए था कि हमारे जो भी है ये पार्टी वाले, तो जो उनके किसी बंदे के खिलाफ कार्रवाई हो तो वो कहते हैं ये गलत हो रहा है। ये इनको चाहिए कि गलत जो है वो गलत है, चाहे वो कोई बंदा भी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो हुकूमत का साथ देना चाहिए इनको। ठीक है जी, बिल्कुल चेक एंड बैलेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। थैंक यू सो मच। अब आपको पॉइंट ऑफ व्यू शामिल हो गया। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ऑब्वियसली कराची के हवाले से हम मजीद बात करेंगे, रेंजर्स के हवाले से बात करेंगे, एंड ऑफ कोर्स अल्ताफ हुसैन साहब, उनके हवाले से भी बात करेंगे। विल बी राइट बैक। ब्रेक के बाद एक दफा फिर से खुशामदीद कहते हैं। डिस्कशन के सिलसिले को रिज्यूम करते हैं। बात हम कर रहे थे हफ्ता एक ब्लैकआउट 4 के इलेक्ट्रिक, उसकी बयानबाजी एंड डेफिनेटली फेडरल गवर्नमेंट की और सूबाई हुकूमत की भी इस हवाले से बयानबाजी शामिल आती है। मैं बात कर रही थी कि जो बयान आते हैं सामने, चाहे वो के इलेक्ट्रिक की तरफ से हो, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो, काफ़ी फ़नी होते हैं। के इलेक्ट्रिक जो है, ताज़ा बयान उनका सामने आता है कि कराची में कहीं भी बिजली का बड़ा ब्रेक डाउन नहीं हुआ, मतलब 4 दफ़ा ब्लैकआउट हो गया। इम्तिहान आप ले रहे हैं रोजेदारों का, लोगों का, क्योंकि एक तो रोजा और उसके ऊपर रोजे रख के सहरी करें या अफ्तार करें और गालियां दें, जाहिर सी बात है गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन लेवल आपका बढ़ जाता है। बिजली नहीं, गर्मी इतनी ज्यादा, हीट स्ट्रोक पहले ही बहुत ज्यादा है, तो ये तो लोगों का इम्तिहान लेने के बराबर हुई और उनको लगता है कि कोई बड़ा ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं है पिछले कुछ अरसे में। चीज खुद हुकूमत को समझने की जरूरत है कि के इलेक्ट्रिक की सूरत में कोई चीज हुकूमत की मकबूलियत पे, हुकूमत की शोहरत पे असरअंदाज तो नहीं हो रही। आपको पता है कि इस तरह की सूरत पंजाब में भी कुछ शहरों में आखिर कोई ना कोई जवाबदेह यहाँ था। आज यहाँ पर ऐसी सूरत हाल क्यों तारी नहीं हो रही? यहाँ पर भी लोड शेडिंग हुई थी, लेकिन कुछ औकात में उन्होंने काबू कर लिया है और कुछ औकात में लोड शेडिंग पंजाब के शहरों में भी होती है। मैंने जैसे पहले कहा है कि असल बात होती है जिम्मेदारी और उसका एहसास। क्या जिम्मेदारी का एहसास वहाँ की हुकूमतों को मौजूद है? और के इलेक्ट्रिक के कोई बाहर के अदारा नहीं कि वो आके जवाबदेह होगा। आपने मुआहदा ज़रूर किया था, मैंने तो बताया कि जो उनसे मुआहदा किया उनकी शराइत पे अमल दरामद नहीं होता। उन्होंने बिजली की पैदावार में इजाफा करना था, वो नहीं हुआ। उन्होंने लाइन लॉसेस को कंट्रोल करना था, वो नहीं किया। माल खा रहे हैं।
अरबों खरबों के अंदर। और बात है कि आप लोगों से तो पैसे ले रहे हैं लेकिन लोगों को सहूलत फराहम नहीं कर रहे। इस पे जो भी रद्द-ए-अमल होगा वो हुकूमत के खिलाफ होगा। है कि ईंधन नहीं मिल रहा, सिस्टम में कोई खराबी नहीं है, ईंधन नहीं मिल रहा। बात है कि मैं फिर वही बात कहूंगा कि जी जब तक इनके गिर्द कानून का शिकंजा नहीं कसा जाएगा, तदीबी कार्रवाई नहीं जाए, उन पे कोई डर और खौफ नहीं होगा। कैसे संभलेगा ये मामला? आज तो शरजील मेमन साहब भी बहुत एक्शन में नजर आए, कहते हैं कि अगर उन्होंने अपनी हरकतें बंद नहीं की के इलेक्ट्रिक वालों को तंबी करते हैं ना, हम छोड़ेंगे आपको और अवाम भी आप लोग को नहीं छोड़ेगी। किस तरफ मामला जा रहा है? मामला शरजील मेमन साहब के इस तरह के बयानात का इसलिए असर नहीं होगा कि शरजील मेमन साहब इस सारे मामले की तहकीकात करवाएं कि ये मुआहदा खुद उनकी हुकूमत ने ही उनके साथ किया था, किस बुनियाद पे किया था, क्या वो कंपनीज के अहल थी, अगर अहल थी तो आपने उनके साथ मुआहदा किया है, उनका गिरबान पकड़े जाके। बात है कि लोग ये सारी मौसमी शिद्दत के अंदर, रोजे की कैफियत के अंदर, सहरी और अफ्तारी में जब बिजली नहीं होती और वो लोड शेडिंग की सजा भुगत रहे होते हैं, आप मुझे बताएं कि उनके दिल क्या कह रहे होंगे। मैं समझता हूं कि शरजील मेमन साहब बयानात की जरूरत नहीं, इक़दामात की जरूरत है और वहां से ये सारी सूरत हाल का तदारक करना उनकी जिम्मेदारी है। के इलेक्ट्रिक को लोग नहीं जानते, लोग जानते हैं हुकूमतों के अंदर, और हुकूमतें वो जो कहती हैं कि हम अवामी मैंडेट के साथ बरसकता आ रही हैं। दुनिया के अंदर जो जमहूरी हुकूमतें होती हैं वो जवाबदेह होती हैं, वो लोगों को सहूलतें मुहैया करती हैं, वो लोगों की ज़िंदगियों में इत्मीनान लेके आती हैं। वो बैठ के सोचते हैं कि अपने अवाम को कहाँ से इत्मीनान देना है, कहाँ से रिलीफ मुहैया करना है। बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ अवामी मैंडेट की हामिल हुकूमतें भी मौजूद हैं लेकिन जिम्मेदारी का एहसास नहीं है और जवाबदेही का अमल नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट आपको लगता है कि कुछ पॉप इन करने वाली है कि इलेक्ट्रिक के मामले पर उसको डी प्राइवेटाइज करने वाली है या उसको प्राइवेट ही रहने देगी? क्योंकि अगर प्राइवेट इदारों का ये हाल है ना तो वेरी सॉरी टू से हमें फिर प्राइवेट इदारे मजीद नहीं चाहिए। देखें बात ये कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इससे मुआहदे को तो थोड़ा सा खंगालें कि किसके कहने पे हुआ था, किसके दौर में हुआ था, किन शराइत पे हुआ था, और जिन शराइत पे हुआ था वो शराइत पूरी क्यों नहीं हुई। के इलेक्ट्रिक को कोई कुछ नहीं कहेगा, लोग जाके गिरबान पकड़ते हैं, वो हुक्मरानों का पकड़ते हैं। जहां तक फेडरल गवर्नमेंट की बात है, देखिए फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि जो मैक्सिमम वो बिजली दे सकते थे वो उन्होंने दी थी, लेकिन बात यह कि पाकिस्तान के अंदर बिजली का बहरान क्यों तारी हुआ, ये तो आपकी हुकूमतों की मुजरमाना गफलत थी। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि डैम्स बनाने में असल रुकावट क्या थी। देखिए बिनेश, डैम्स अगर पाकिस्तान के अंदर बने होते तो सिर्फ 1.5 रुपए पर यूनिट बिजली बनती है, जो आज आप 18 रुपए खरीदते हैं और 26 रुपए आगे फरोख्त करते हैं। मैं समझता हूं कि उतनी बिजली आपके आईपीपीज और पावर प्रोजेक्ट्स के जरिए बनी नहीं जितना इसमें से करप्शन और कमीशन की नजर हुआ है। लोगों ने अपने बैंक बैलेंस भरे हैं और इंतकाम पाकिस्तान के साथ लिया है, और जिन्होंने इंतकाम पाकिस्तान के साथ लिया है, मैं समझता हूं कि लोग भी अपने अंदर जान पैदा करें। जब भी इनके पास वोट की ताकत आती है, वोट की ताकत के इस्तेमाल के वक्त उन्हें 100 दफा सोचना चाहिए। बिल्कुल आपने बजा फरमाया, और इस नोट के ऊपर मैं तो सिर्फ यही कह सकती हूँ कि सलमान गनी साहब और आप सब लोगों को भी कि कराची वालों के साथ और कराची के साथ तो हद ही हो गई है, वाकई इस दफा हद ही हो गई। आप लोग को एक दफा फिर से शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मुनव्वर सत्ती बोल रहा हूँ कोटा से। जी सत्ती साहब फरमाइए। बिने साहब, कराची समेत पूरे मुल्क में अंधेरे इसलिए हैं कि हमारे पास रोशन दिमाग की आदत नहीं है। हमारे हुक्मरान सियासतदान नहीं आरती हैं। हर रोज नौकरियों की बोलियां लगती हैं, ओहदे बिकते हैं, मेरिट कत्ल होता है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। अमीर हुक्मरानों को कौन बताए कि तू की जाने यार अमीरा, बंदा रोटी खा जाना है, रोटी बंदा खा जाना। ठीक है मुनव्वर सत्ती साहब, थैंक यू सो मच, आपका पॉइंट ऑफ व्यू शामिल हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। राना जावेद मैं बोल रहा हूँ जी, रावलपिंडी से। जी राना साहब, कराची के मसले में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा जी, प्लीज गुजारिश है मेरी कॉल ना काटिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हम खुद महाजर हैं। मेरे वालिदैन करनाल से, जहाँ से वजीर आजम साहब हमारे लियाकत अली खान साहब थे, वहां से थे। और ये जो ना अल्ताफ भाई, ये हमें महाजर से पाकिस्तानी नहीं बनने दे रहे। हमारी इनसे गुजारिश है कि हमें महाजर के बजाय पाकिस्तानी बनने दें। अब दूसरी बात यह है कि कराची के हालात इस वजह से खराब है कि ये भत्ता लेते हैं, आधा भत्ता वहाँ गरीब लोगों को भी बांट देते हैं, आधा इंग्लैंड चला जाता है, आधा अपने कारकुनान को दे देते हैं। अब वो कैसे इन्हें छोड़ेंगे? वो नहीं छोड़ सकते। अब दूसरी तरफ आइए, राव साहब को देखिएगा, राव साहब ने इनको पकड़ा है तो क्या कुछ पकड़ा, वो
केस किधर है, कहाँ है? अच्छा, ताहिर साहब की तरफ चले जाइए, ताहिर साहब ने इनके वहां से क्या कुछ बरामद नहीं किया। असला बरामद किया जो यहाँ पाकिस्तान में ममनू असला था, वो केस कहाँ गया, किधर गया केस? राना जावेद साहब, आपका मुद्दा हम समझ गए हैं, ये जो केस है वो चल रहे हैं, सब पता चलेगा, हम आपका मुद्दा भी समझ गए, आपकी पूरी टाइमलाइन भी समझ। हम बिल्कुल इसी टॉपिक पर आने वाले रेंजर्स के हवाले से बातचीत करेंगे, अल्ताफ हुसैन साहब का जो ताज़ा बयान आया है उसके ऊपर भी बात करेंगे। सलमान गनी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, हम जब सेगमेंट का आगाज करेंगे तो बिल्कुल आपको उसका जवाब मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अपनी डिस्कशन को रिज्यूम करेंगे। डोंट मिस इट।